हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं नाभिकीय संलयन के बारे में। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन की हम लोग बात कर चुके हैं, जिसमें क्या होता है कि एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में क्या होता है, टूटता है और क्या होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। ये हम पढ़ चुके हैं कि जब भी किसी नाभिक पर किसी पार्टिकल की, जैसे हम लोगों ने यूरेनियम के ऊपर क्या की थी, न्यूट्रॉन की बमबारी की थी, तो यह यूरेनियम का नाभिक दो नाभिकों में टूट गया था और हमें नए न्यूट्रॉन मिले थे और बहुत अधिक मात्रा में क्या प्राप्त हुई थी, ऊर्जा प्राप्त हुई थी। तो ये अपना नाभिकीय विखंडन था। अब हम बात करें नाभिकीय संलयन की, और इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन, और उसको बोलते हैं फिजन। फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना। क्या मतलब होता है, जुड़ना। यहाँ पर क्या होता है, दो हल्के नाभिक आपस में संलित होकर ऐसी अभिक्रिया या ऐसी नाभिकीय अभिक्रिया ऐसी नाभिकीय अभिक्रिया जिसमें दो हल्के नाभिक आपस में संलित होकर जुड़कर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। क्या कहलाती है, नाभिकीय संलयन कहलाती है। क्या कहलाती है, नाभिकीय संलयन कहलाती है। इस अभिक्रिया में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। ध्यान रखना। ठीक है, तो ये तो हो गया बेसिक परिभाषा। परिभाषा का मतलब क्या है कि दो हल्के नाभिक आपस में क्या हो रहे हैं, संलयित हो रहे हैं। संलयित होने का मतलब होता है जुड़ना। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जुड़ना। ये दो हल्के नाभिक आपस में जुड़कर क्या करते हैं, भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन कहते हैं। ध्यान रखना, हमेशा ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब एक चीज ध्यान रखनी इसमें क्या ध्यान रखना है कि संलयन की अभिक्रिया में बहुत अधिक ताप और दाब की आवश्यकता होती है। ध्यान रखना, संलयन की अभिक्रिया में बहुत अधिक ताप व दाब की आवश्यकता होती है। ध्यान रखना, नाभिकीय संलयन के लिए उच्च ताप, और ताप कितना चाहिए, 10⁶ केल्विन से 10⁹ केल्विन। ये बहुत ज्यादा ताप है जो सूर्य पर होता है। ध्यान रखना, इतना ज्यादा ताप अब पृथ्वी पे संभव नहीं है। उच्च ताप व उच्च दाब की आवश्यकता होती है। अब ऐसा क्यों होता है, इसको समझते हैं। क्या जब भी हमें नाभिकीय संलयन करवाना होगा तो हमें क्या चाहिएगा, उच्च ताप चाहिए और साथ में क्या चाहिए, उच्च दाब चाहिए। बिना उच्च ताप और दाब के नाभिकीय संलयन की क्रिया संभव नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज समझने लायक है कि ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर मैं एक हाइड्रोजन है और दूसरे हाइड्रोजन को जोड़ना है, जब मैं इनको पास में लाऊंगा तो यह प्रबल प्रतिकर्षण से क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। कि नाभिकों को जोड़ने के लिए जब उन्हें पास में लाया जाता है तो उनके ऐसा क्यों होता है, लिख सकते हैं, क्योंकि नाभिकों को जोड़ने के लिए या हाइड्रोजन के नाभिकों को या नाभिकों का संलयन करवाने के लिए
जब उन्हें पास में लाया जाता है, जब उन्हें पास में लाया जाता है, जब उन्हें पास में लाया जाता है तब उनके मध्य प्रबल प्रतिकर्षण बल लगता है। और इसी को दूर करने के लिए हमें उच्च ताप की आवश्यकता होती है, उच्च ताप व उच्च दाब की आवश्यकता होती है, नहीं तो नाभिक के संलयन की क्रिया संभव नहीं है। तो ध्यान रखना, नाभिक के संलयन के लिए हमेशा उच्च ताप और उच्च दाब की क्या होती है, आवश्यकता होती है, खास करके ध्यान रखना। अभी मैं आप लोगों को एग्जाम्पल नोट करवा रहा हूँ क्या होता है इसमें, उसको समझते हैं। तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, इसको आप अच्छे से क्या कर लो, नोट कर लो। फिर एग्जाम्पल लेता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि सूर्य पे भी क्या होता है, नाभिक के संलयन होता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत भी क्या है, नाभिक के संलयन है। ध्यान रखना, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। एक एग्जाम्पल की बात करते हैं हम लोग। एक एग्जाम्पल से टॉपिक को पूरा क्लियर कर देते। एग्जाम्पल क्या है देखिए, एग्जाम्पल है अपने पास कि जैसे हाइड्रोजन के 4 नाभिक आपस में संलित होकर क्या बनाते हैं, हीलियम का नाभिक बनाते हैं। मैं संलयन की अभिक्रिया लिख रहा हूँ, 4,1H1। 4 हाइड्रोजन के नाभिक है, आपस में संलित होकर क्या बना रहे, हीलियम का नाभिक बना रहे। क्या कर रहे हैं, हीलियम का नाभिक बना रहे। साथ में क्या हो रही है, न्यूट्रिनो निकलता है इसके अंदर। ध्यान रखना, इस अभिक्रिया में न्यूट्रिनो भी निकलता है और काफी सारा ये पॉजिट्रॉन, ये है पॉजिट्रॉन, और साथ में है न्यूट्रिनो, और प्लस ऊर्जा मिलती है। और ऊर्जा हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पर प्लस क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। ध्यान रखना, तो ये है पॉजिट्रॉन, ठीक है, और ये है न्यूट्रिनो, ये है पॉजिट्रॉन। अभी ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं इसके अंदर, क्योंकि इतना डिटेल में अभी ना एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं ना आपके इतना सिलेबस में है। हमें ये काफी सारा टॉपिक हटा दिया है, न्यूट्रिनो की परिकल्पना वगैरह सब हटा दिया है। और ये ई क्या है, ऊर्जा है। तो ये एक नाभिक की संलयन अभिक्रिया है, बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा मिलती है। ध्यान रखना, इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं, कितनी ऊर्जा मिलती है। और ऊर्जा के लिए क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि हमारे पास एक साइड तो क्या हाइड्रोजन है और दूसरी साइड क्या हीलियम और पॉजिट्रॉन है, द्रव्यमान की स्थिति होगी। अब देखो, सबसे पहले एक साइड क्या है, 4 हाइड्रोजन। अब देखो 1H1 का द्रव्यमान, 1H1 का द्रव्यमान, और वो कितना होता है 1.00727 1.00727 AMU। हमारे पास कुल कितने हैं, तो LHS में कुल द्रव्यमान कितना हो गया, 4 1H1, 4 हाइड्रोजन नाभिकों का द्रव्यमान, नाभिकों का द्रव्यमान, या ऐसा लिखते हैं ना, ये हो गया। अब हीलियम का निकाल देते हैं पहले, हीलियम का द्रव्यमान कितना होता है, ये भी आप सवाल में गिवन होगा, ये सब इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। हीलियम का होता है 4.00146 AMU। और एक पॉजिट्रॉन भी आ गया, पॉजिट्रॉन का भी द्रव्यमान होता है। न्यूट्रिनो का कोई द्रव्यमान नहीं होता, पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान होता है। तो पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान कितना हो गया, वो भी अपने पास गिवन होगा, +1 E0 का द्रव्यमान। ये पॉजिट्रॉन है, इसके पास भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन जैसा ये 0005 AMU, 0.0005 AMU। ध्यान रखना, वास्तव में जो पॉजिट्रॉन है इसको बोलते हैं धनावेशित इलेक्ट्रॉन। इसको क्या कहते हैं, ये E01, ये ऐसा है जिसका क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या 0 पर इसके पास कुछ ना कुछ आवेश होता है। अब ध्यान रखना, अगर मेरे को डेल्टा M निकालना है तो इसमें से इसको घटा, इसमें से मतलब द्रव्यमान की स्थिति हो रही है, इसमें से इसको घटाऊंगा तो 4 इंटू हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना है 1.00727 माइनस इसमें से घटाना क्या है, हीलियम का 1 है 4.00146 प्लस पॉजिट्रॉन भी कितना है 1 है, कितना हो जाएगा 0.0005। इसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा M अपने को निकाल सकते हैं, ठीक है। और डेल्टा M निकालेंगे कैलकुलेशन करके तो कितना आएगा 0.02652 0.02652 AMU। और अगर मेरे को ऊर्जा निकालनी है
तो E बराबर क्या होता है, आपको पता है डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर। और E जब निकालते हैं आपको पता है एक AMU में 921 ऊर्जा होती है, तो यहाँ ऊर्जा कितनी हो जाएगी, सीधा ऐसे निकालो, इसकी जरूरत नहीं है, 0.02652 इंटू 931। और तो E बराबर कितना आ गया, आपके E बराबर आएगा 24.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 24.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा प्राप्त होती है, ध्यान रखना। तो इसमें बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है, ध्यान रखना। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब क्या है, चाहे विखंडन हो या नाभिक के संलयन हो, हमेशा क्या होती है, ऊर्जा हमको क्या होती है, मिलती है, ध्यान रखना। इसमें आप ठीक है नोट कर लो, फिर मैं एक नोट लिखवाता हूँ आपको। नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन या नाभिकीय संलयन में ऊर्जा मुक्त होने का कारण द्रव्यमान क्षति होना है, द्रव्यमान क्षति होना है। दोनों ही अभिक्रिया में क्या होती है, द्रव्यमान की क्या होती है, क्षति होती है, उसकी कमी होती है, मास लॉस होता है, इसी कारण हमको क्या होती है, ऊर्जा मिलती है। और ध्यान रखना, हमने जब कैलकुलेट किया तो ध्यान रखना, नाभिकीय संलयन में विखंडन की मात्रा में, नाभिकीय विखंडन की तुलना में, नाभिकीय संलयन में नाभिकीय विखंडन की तुलना में, नाभिकीय विखंडन की तुलना में अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है, तुलना में अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है, ध्यान रखना, अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। हमेशा इस बात को आपको दिमाग में सेट करके रखना है कि नाभिकीय विखंडन संलयन में नाभिकीय विखंडन की तुलना में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है, ध्यान रखना। और सूर्य पे नाभिकीय संलयन संभव है, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है कि बहुत उच्च ताप होता है, इसलिए वहां पर सूर्य संभव है, ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं सूर्य और तारों पर क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है, उसको समझते हैं। देखो अब बात करते हैं सूर्य व तारों पर क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है। सूर्य तथा तारों पर नाभिकीय संलयन, ध्यान रखना कि चाहे सूर्य हो या तारे हो, उन पे जो ऊर्जा का स्रोत है उसका कारण क्या है, नाभिकीय संलयन। क्या है, नाभिकीय संलयन है। सूर्य भी एक प्रकार का तारा, और सूर्य ध्यान रखना प्रति सेकंड 3.8 इंटू 10⁻26 जूल प्रति सेकंड। सूर्य प्रति सेकंड 3.8 इंटू 10⁻26 जूल ऊर्जा क्या करता है, विकिरित करता है। और इस ऊर्जा के कारण क्या होता है, सूर्य के मास में क्या होती है, कमी होती है, ध्यान रखना। सूर्य पर क्या है, बहुत अधिक मात्रा में हाइड्रोजन गैस है, जो आपस में संलित होकर क्या करते हैं, हीलियम बनाते हैं। इस तरह से यहाँ पे ये क्रिया होती है। इसको ज्यादा डिटेल में नहीं समझना है, ध्यान रखना, ठीक है। और सबसे पहले साइंटिस्ट था बेथे, जिसने 1939 में इस बात को बताया था। 1939 में बेथे नामक वैज्ञानिक ने यह बताया था कि सूर्य व तारों की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। क्या है, नाभिकीय संलयन है। अब इसमें और भी बहुत सारी चीजें, कार्बन चक्र, कार्बन हाइड्रोजन चक्र, वो एग्जाम में आने लायक एक भी टॉपिक नहीं है, इसलिए मैं इसको यहाँ नहीं लेता हूँ। ध्यान रखना, सूर्य पे नाभिकीय संलयन दो तरीके से होता है, ध्यान रखना। वहां पर एक होता है कार्बन नाइट्रोजन चक्र और एक होता है हाइड्रोजन चक्र। दो तरह से हम इसको समझ सकते हैं, प्रोटॉन साइकिल, हाइड्रोजन चक्र।
पर हम लोग यहाँ डिटेल में नहीं जाएंगे, इतना ही बात आप लोगों को नोट करनी है, ध्यान रखना इसको। आप अच्छे से क्या कर लो, नोट कर लो, ध्यान रखना। और ध्यान रखना इस आधार पे हम कह सकते हैं कि आने वाले कई सालों में सूर्य क्या हो जाएगा, मतलब लाखों करोड़ों सालों बाद सूर्य क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ध्यान रखना, क्योंकि उसके द्रव्यमान में दिन ब दिन क्या हो रही है, कमी हो रही है। और इस आधार पे जब हमने कैलकुलेशन की तो आने वाले कई लाख वर्षों के बाद सूर्य की मतलब क्या हो जाएगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो लगातार ऊर्जा दे रहा है, लगातार ऊर्जा देने से उसके द्रव्यमान में दिन ब दिन क्या हो रही है, क्षति हो रही है। तो ये छोटी छोटी सी बातें आपको बुक में देखोगे तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसको एक बार छाप लें अच्छे से। ठीक है, तो आगे वाली एक और टॉपिक छोटा सा रह गया है, नाभिकीय भट्टी, जो कल एक लास्ट लेक्चर में डिस्कस करके चैप्टर को पूरा कर दूंगा। और 4 तारीख से आपकी स्कूल आई थिंक खुल जाएगी, गवर्नमेंट का ऑर्डर आ गया है, तो 4 तारीख से वापस स्कूल ओपन कर देंगे। जब भी करेंगे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, अगर नहीं करेंगे तो मैं यहीं पे कंटिन्यू करूंगा, और कर देंगे तो फिर स्कूल में आगे करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।